अस्सलामुअलैकुम। अपनी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 का 15th लेक्चर है और ये लेक्चर इस सब्जेक्ट का लास्ट लेक्चर रहेगा क्योंकि इसी के साथ हमारा सारा सिलेबस जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 का कवर हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि हम चैप्टर 4 यानी गवर्नमेंट अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और यहाँ मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 4 के बाद और चैप्टर 4 से पहले जितने भी चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं वो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। चैप्टर 4 काफी लंबा चैप्टर था, इस वजह से हमने इसे लास्ट पे कवर किया। तो आज चैप्टर 4 यानी गवर्नमेंट अकाउंट्स पे 7th लेक्चर है जिसके अंदर हम रूल 123 टू 129 को कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। आज जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो है इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट्स, डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट्स फॉर पर्पस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट्स, पीरियड टू प्रेफर क्लेम्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ पेंशनरी चार्जेस एंड पेंशनरी लाइबिलिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो रहेगा व्हाट आर इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स। इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होती है और उसके साथ साथ उन ट्रांजैक्शंस की फिर सेटलमेंट होती है तो उसे हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स। मतलब अगर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है या कोई फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहा है और फिर इन रिटर्न वो डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए को चाहे सर्विस ही या फाइनेंशियल मोड में या सप्लाई मोड में वापस उस चीज का रिपेमेंट दे, तो इस प्रोसीजर को हम इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट का नाम देते हैं। यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को चाहे सर्विस प्रोवाइड करे, चाहे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे, फाइनेंशियल एड दे या कोई सप्लाई करे कोई चीज कोई आइटम, ठीक है, और उसके रिटर्न में वो दूसरा डिपार्टमेंट चाहे पैसे से उसकी भरपाई करे या सर्विस ही वापस मुहैया करे या जो भी तरीका हो उस चीज को रिपे करने का, इस ओवरऑल प्रोसीजर को हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या बताया गया है, इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स किस तरीके से की जाती है। जब तक ना कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर हो, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि सर्विस प्रोवाइड करता हो यानी सर्विस डिपार्टमेंट, वो दूसरे डिपार्टमेंट को उस सर्विस रेंडर्ड के लिए जो है कुछ भी चीज, कुछ भी पेमेंट, कुछ भी रिटर्न में चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट है वो बना ही है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। यानी अगर एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस सर्विस के अगेंस्ट जो ये डिपार्टमेंट है वो उस दूसरे डिपार्टमेंट से कोई भी पैसा, कोई भी चीज जो है वसूल नहीं करेगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही बना है। अब अगर इस जिम्मन में कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर आता है कि हाँ जी इस सर्विस डिपार्टमेंट को कुछ उनसे वसूल करना है, तो तब वसूल करना है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है तो वो सर्विस डिपार्टमेंट कोई भी जो है वसूली दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं कर सकता है। ठीक है। नंबर 2, जब एक कमर्शियल डिपार्टमेंट होगा या कमर्शियल अंडरटेकिंग होगी तो वो अपनी सप्लाईज या अपनी सर्विसेज जो वो रेंडर करे, ठीक है, तो वो उस चीज के लिए चार्ज कर सकती है। यानी एक कमर्शियल डिपार्टमेंट और एक कमर्शियल अंडरटेकिंग जब एक सर्विस प्रोवाइड करे या सप्लाई प्रोवाइड करे तो वो उस चीज के लिए आराम से जो है अपनी चार्जेस, अपनी सर्विसेज, अपना रेवेन्यू, अपना जो हम कहेंगे जो भी उसको वहां से वापस लेना है वो उसे आराम से चार्ज करना ही करना है, चाहे वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को करे या किसी अंडरटेकिंग को करे तो उसको चार्ज करना है। दैट मीन्स जनरली जो ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे सर्विस ही प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है तो वो उस सर्विस के बदले में दूसरे डिपार्टमेंट्स को जिनको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई भी जो है रेवेन्यू नहीं हासिल करेगा, कोई भी सर्विस चार्ज जो है नहीं लगाएगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट सर्विस के लिए
ही बना है। अब अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है, तो वो कमर्शियल डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट्स को कोई सर्विस प्रोवाइड करे या कोई सप्लाई प्रोवाइड करे, तो उसे उसके अगेंस्ट उस दूसरे डिपार्टमेंट से बाज़ाबिता जो है रेवेन्यू या जिसे हम कहेंगे रिसीट या हम कहेंगे वसूली करनी है। यहाँ आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज जब हम कोविड में देखते थे तो एसएमसी जो है वो बाज़ाबिता के स्प्रे वगैरह करते थे डिपार्टमेंट्स में, तो वो उन डिपार्टमेंट से कोई भी चार्ज वसूल नहीं करते थे, बिकॉज एसएमसी का काम ही था प्राइमरली वो सर्विस प्रोवाइड करना बाकी डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वगैरह, अगर उनसे गाड़ियां वगैरह दूसरे डिपार्टमेंट्स लेते हैं तो उन गाड़ियों के जो है चार्जेस लगते हैं, उन गाड़ियों के जो है अगेंस्ट उन दूसरे डिपार्टमेंट्स को बाज़ाबिता पे करना पड़ता है। तो वो हुए कमर्शियल डिपार्टमेंट्स। और एसएमसी वगैरह जो वो सर्विस डिपार्टमेंट्स हुए, क्योंकि वो उसके बरक्स जो है कोई भी चार्ज जो है वसूल नहीं कर सकते हैं। सपोज हमारे डिपार्टमेंट के बाहर डंपर लगा है, उसमें जो है डिपार्टमेंट का सारा कूड़ा जा रहा है, एसएमसी की तरफ से गाड़ी आके उस कूड़े को उठा के ले जाती है, तो वो हमारे डिपार्टमेंट से कोई भी चार्ज जो है उस पे वसूल नहीं करती, कोई भी पैसा जो है वसूल नहीं करती उस ड्यूटी का। तो वो केस 1 में आएगा। केस 2 में अगर हम जो है ट्रांसपोर्ट वालों से कोई गाड़ी मांग रहे हैं, या किसी जो हमारा गवर्नमेंट प्रेस है या जो हमारे कॉर्पोरेट सोसाइटीज है उनसे कुछ हम सप्लाईज लेंगे या उनसे कोई जो है हम सर्विसेज मांगेंगे, तो वो जो है बाज़ाब्ता हमें चार्ज करेंगे, क्योंकि वो वैसे डिपार्टमेंट्स है जिनको डिक्लेयर किया गया है कमर्शियल। और कमर्शियल डिपार्टमेंट्स को जो है ऑब्वियसली रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि वो उसी चीज के लिए काम करते हैं। तो दैट मीन्स इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट आपको समझ आया कि जब दो और या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के बीच में ऐसी ट्रांजेक्शन्स हो, फंक्शंस हो और उनका सब्सिक्वेंट सेटलमेंट हो, इस चीज का नाम हमने इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट है और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके जो है रिटर्न में वो बाकी डिपार्टमेंट से कोई भी चार्ज जो है वो नहीं ले सकता है। अब अगर कोई कमर्शियल डिपार्टमेंट या कमर्शियल अंडरटेकिंग है, अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या सप्लाई दे रहा है, तो उसे बाज़ाबिता चार्ज करना पड़ता है उस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, enumerate principles for division of departments for purpose of interdepartmental payments। कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट्स के पर्पस के लिए, यानी इन व्यू ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट्स, आप हमें बताओ कि डिपार्टमेंट्स के कितने डिविजन्स है, यानी डिपार्टमेंट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फॉर सेक ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट्स, डिपार्टमेंट्स को ओवरऑल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक सर्विस डिपार्टमेंट और एक कमर्शियल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट्स जो है वो डिपार्टमेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट की फंक्शंस से दूर ना हो, यानी गवर्नमेंट की फंक्शंस कर रहे हो या गवर्नमेंट की फंक्शंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक पार्ट जो है वो हो, तो ऐसे वाले डिपार्टमेंट्स को हम सर्विस डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। हम इसको आसान लैंग्वेज में ऐसे कहेंगे जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट की काफी सारी सर्विसेज को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे प्रैक्टिकली कर पाते हैं। जैसे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें सर्विस आती है, जेल्स है जिसमें सर्विस आती है, वहां से कोई प्रोडक्शन नहीं मिलती, पुलिस डिपार्टमेंट है जो सर्व करता है खाली, एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो सर्व करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, फॉरेस्ट है, डिफेंस वगैरह, ये सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है जिनकी फंक्शंस गवर्नमेंट से अलहदा नहीं है, जो गवर्नमेंट की फंक्शंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और खुद ही गवर्नमेंट की फंक्शन जो है वो बजा लाते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट्स कहते हैं। और दूसरा, ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि गवर्नमेंट के जनरल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस का हिस्सा हो और खुद ही गवर्नमेंट के बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं या कैरी ऑन करते हैं, उनसे भी हम सर्विस डिपार्टमेंट जो है उनमें शुमार करते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे, गवर्नमेंट प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पब्लिक वर्क्स, बिल्डिंग एंड रोड ब्रांच, सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स न्यू दिल्ली वगैरह, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो आते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स में, यानी कि इनका काम है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कोई हमें जो है जिसे हम कहेंगे ये कोई फाइनेंशियल रिजल्ट जो है उतना नहीं दे पाते हैं, इनका मेन मकसद होता है इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है,
नाउ दूसरा है कमर्शियल डिपार्टमेंट्स और अंडरटेकिंग्स। ये दूसरा काइंड जो है इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट्स की वजह से डिपार्टमेंट्स का, वो है कमर्शियल डिपार्टमेंट्स और अंडरटेकिंग्स। ये वो डिपार्टमेंट्स है जो सर्विसेज तो रेंडर करते हैं, लेकिन वो सर्विसेज स्पेशल काइंड की होती है। वो नेसेसरली गवर्नमेंट सर्विसेज ही नहीं हो सकती है। इन सर्विसेज में फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो डिटरमिन होता है। समझ आई आपको बात? जैसे एसेट्स बनाना, जैसे हमारा एस्टेट्स डिपार्टमेंट है इसमें, जैसे हमारे जो है इसमें हम और बोल सकते हैं ऐसे डिपार्टमेंट्स जो रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आएगा इसमें, जैसे हमारा स्टेट्स डिपार्टमेंट इसमें आएगा, यानी कि जो आपकी रेवेन्यू जनरेशन के लिए, या हमारा पीएचई इसमें आएगा जो कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही होता है, या जिनका पूरा काम ये होता है कि वो बस गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करे उनको जो है थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर जो है बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक पहुंचा के रेवेन्यू जो है वहां से भी जनरेट करे। तो इनका कमर्शियल डिपार्टमेंट्स का मेन मोटिव क्या होता है कि रेवेन्यू जनरेट करना है, और इनकी फंक्शंस उसी तरीके की होती है कि जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो। अगर हम देखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट्स में, तो पुलिस का डिपार्टमेंट यहाँ है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो या एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां से कोई रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा जीआर या छोटा मोटा फी आएगा। लेकिन अगर हम दूसरे हिसाब से स्टेट्स डिपार्टमेंट देखते हैं, या हम देखेंगे पीएचई, या हम देखेंगे जैसे हमारा पावर डिपार्टमेंट है, इनका मेन मोटिव और मेन काम जो होता है वो रेवेन्यू जनरेशन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये, या हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जहां से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस बेसिस पे हम जहां पे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा उसे हम जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट या अंडरटेकिंग्स में डालते हैं, और जहां पे सिर्फ आपकी जो है सर्विसेज प्रोवाइड होगी, वैसा कोई रेवेन्यू वगैरह का उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो हम लाते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंडर। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन है, उनका काम है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना मैनकाइंड को, तो वहां से उतना कोई रेवेन्यू जनरेट होता नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे स्टेट्स डिपार्टमेंट, तो अच्छा खासा रेवेन्यू उनका आता है, हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल उनका रेवेन्यू अच्छा खासा आता है, पीएचई उनका रेवेन्यू अच्छा आता है, पावर डिपार्टमेंट उनका रेवेन्यू अच्छा आता है, तो वो आएंगे किसमें? कमर्शियल डिपार्टमेंट्स या इनकी अंडरटेकिंग्स में। फाइन, तो ये हुए दो कैटेगरीज डिपार्टमेंट्स की फॉर द पर्पज ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, give the period in which claims are preferred between departments. What is the procedure for settlement of interdepartmental adjustments? Enumerate exceptions. तो हमें कहा जाता है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हमें बताओ कि कितने टाइम में दो डिपार्टमेंट्स के बीच में क्लेम्स को प्रेफर किया जाना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा क्लेम्स क्या होती है, प्रेफर कैसे की जाती है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने टाइम में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट क्लेम प्रेफर करेगा। सपोज अगर डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कोई सर्विस प्रोवाइड की, और अब डिपार्टमेंट बी से उसे रेवेन्यू लेना है, कोई रिकवरी करनी है, या उस सर्विस के बरक्स उससे वहां से चार्जेस वसूल करने हैं, तो कितने टाइम तक ये डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी के अगेंस्ट ये क्लेम प्रेफर कर सकता है, ये क्लेम सबमिट कर सकता है, ये क्लेम अपनी डाल सकता है, वो हमें बताना है। फिर उसके बाद हमें पूछा गया है कि क्या प्रोसीजर है इंटर डिपार्टमेंटल क्लेम्स को जो है उनकी सेटलमेंट करने का, या इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट जो है उनको सेटल करने का क्या प्रोसीजर है, और अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो बता दीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि जितनी सारी क्लेम्स है वो प्रेफर की जाती है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, चाहे वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल, यानी सर्विस डिपार्टमेंट्स हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उसी फाइनेंशियल ईयर में प्रेफर की जानी चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्विस या सप्लाई प्रोवाइड की गई हो। यानी सेम अगर 2021-22 में आपने सप्लाई की या सर्विस प्रोवाइड की, तो 2021-22 में ही आप अपनी क्लेम उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो है प्रेफर करेंगे। ठीक है, और अब अगर नहीं हो पाया अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, आप उसी साल में जिस साल में जो है सर्विस रेंडर की है या सप्लाई की गई है या जो भी हुआ है ट्रांजैक्शन, अगर उस साल में पॉसिबल नहीं हो पाया है फॉर एनी रीजन क्लेम को प्रेफर करना, तो विद इन 3 इयर्स जो है उस क्लेम को प्रेफर किया जा सकता है, और 3 साल के बाद क्लेम को प्रेफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे हमें एक रिलैक्सेशन दी गई है कि अब अगर 3 साल में भी क्लेम जो है प्रेफर नहीं की गई फॉर एनी एक्सेप्शनल और एनी अनफोर्सिन रीजन, तो या एनी अनफोर्सिन कंडीशन और एनी अनफोर्सिन
अनफोर्सिन सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ रीजन, तो हमें क्या बताया गया है, फिर वो 2 डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट जो कि पार्टिसिपेंट डिपार्टमेंट होंगे उस क्लेम के, वो विद इन म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है फिर उस क्लेम को प्रेफर करें या ना करें, इस चीज पे जो है वो खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। पहले तो बोला गया है कि सेम फाइनेंशियल ईयर में आपको करना ही करना है प्रेफर, फिर बोला गया अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर पाया एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट प्रेफर क्लेम, तो विद इन 3 इयर्स जो है कर सकता है, और अगर इतने पीरियड में भी नहीं हो पाया तो फिर म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द बोथ पार्टिसिपेंट डिपार्टमेंट्स जो है उसके बिना पे जो है क्लेम प्रेफर की जाएगी। ठीक है, नाउ उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या इसमें बोल रहा था कि क्या प्रोसीजर है फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स। तो इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट के लिए क्या प्रोसीजर है, पहले हमें बोला गया है कि इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट के लिए जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो चैप्टर 4 ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 में दिया गया है। तो इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स के लिए पहले हमें चैप्टर 4 देखना पड़ेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 का, तभी हम वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें ये बताया गया है कि जो भी इंटर डिपार्टमेंटल या बाकी एडजस्टमेंट्स होगी वो उसी अकाउंट ईयर में होनी चाहिए जिसे वो बिलोंग करती है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि वो सेम फाइनेंशियल ईयर में ही प्रेफर होनी चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट्स भी उसी ईयर में यानी उसी अकाउंट ईयर फाइनेंशियल ईयर ये सेम है, तो ये उसी साल में होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि अगर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स जो है वो आप कर रहे हैं ये पास्ट की होंगी, तो ये पास्ट के साल में आप नहीं करेंगे एडजस्ट, ये करंट साल में ही आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये रीजन जो इसमें आप बोलेंगे कि ये जी इस वजह से हम जो है पास्ट में कर रहे हैं एडजस्ट ड्यू टू एनी, हम बोलेंगे कि फंड्स का इशू था या कोई ऐसा रीजन था जो कि एंटिसिपेट नहीं हो पाया, तो इस जिम्मन में पहले अथॉरिटी प्रॉपर अथॉरिटी से जो है आप ऑर्डर्स लेंगे, तभी जो है इस जिम्मन में आगे हम जो है काम कर सकते हैं कि क्या हम इसे पास्ट के अकाउंट में डाल सकते हैं या नहीं। यानी कि अगर कोई एडजस्टमेंट ऐसा है जो कि पास्ट का है, पहले तो हमें उसे पास्ट के अकाउंट में डालना ही नहीं है, आपको उसे करंट ईयर के अकाउंट में ही एडजस्ट करना है। तो लेकिन अब आप तब उसको जो है कंसिडर कर सकते हैं जब आपके पास कोई ऐसा रीजन हो कि किस वजह से ये नहीं हो पाया, और उसके बाद भी आपको अथॉरिटी से प्रॉपरली जो है इसके लिए क्या करना है, ऑर्डर्स डायरेक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे केसेस जहां पे जो भी एडजस्टमेंट्स है वो आसानी से रीजनेबली एंटिसिपेट किए जा सकते थे, ठीक है, या किए जा सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसी साल के अकाउंट्स में एडजस्ट होने चाहिए बिफोर द फाइनल क्लोजर। यानी कि सपोज अगर 21-22 ईयर के कुछ एडजस्टमेंट्स है, ये हमें इसी साल के अकाउंट्स में एडजस्ट करने हैं, वो भी इस साल के क्लोजर से पहले। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि क्यों हमें करने, क्योंकि ये जो है हमें रीजनेबली एंटिसिपेट किए हुए होने चाहिए। ये देखिए, अगर डिपार्टमेंट ए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इसे इस चीज को एंटिसिपेट करके प्रोवाइड करना है कि क्या मैं इस साल में इसका वापस रिकवरी कर सकता हूं कि नहीं, या डिपार्टमेंट बी जो सर्विस ले रहा है उसे भी ये चीज एंटिसिपेट करनी है कि क्या मैं आगे जो है वो इतना खरा उतर सकता हूं कि मैं इसकी पेमेंट या जो भी इसके चार्जेस है वो इसी साल में इनको पे करूंगा, बिकॉज इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट जो है वो उसी प्रॉपरली उसी साल में होने चाहिए। ठीक है, तो हमें बताया जाता है उन सब जगहों पे जहां पे ये रीजनेबली एंटिसिपेट किया जाए कि ये जो एडजस्टमेंट्स है वो इसी साल में होंगी, वो उसी साल में करनी चाहिए बिफोर द क्लोजर ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कहीं पे एडजस्टमेंट्स जो है वो रीजनेबली एंटिसिपेट नहीं की गई है, यानी रीजनेबली एंटिसिपेट करने का मतलब क्या है कि पहले ही उनका अंदाजा लगाना पूरा प्रैक्टिकली एज फार एज पॉसिबल, अप्रोक्सीमेटली एज फार एज पॉसिबल करेक्टली उनका अंदाजा लगाना, उसे हम कहेंगे एंटिसिपेट करना रीजनेबली। ठीक है, यानी कि अगर कभी कभार एडजस्टमेंट्स जो है वो रीजनेबली एंटिसिपेट नहीं किए गए हैं तो उसका सारा का सारा जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर पे आता है। ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम गवर्नमेंट, अब एक ही गवर्नमेंट है और इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उनके बीच में
जो भी रिकवरीज होगी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड की, यानी कि अगर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को विद इन सेम गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड की है, तो वो आएगा, वो सर्विस जो है वो क्लासिफाई होगी एज डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब जो भी रिकवरीज है कमर्शियल डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे रेलवेज है, पोस्ट्स है, या डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल अंडरटेकिंग्स वगैरह है, वहां पे जो भी सर्विसेज रेंडर की जाती है, ठीक है, वो बनती है उन डिपार्टमेंट्स की रिसीट्स यानी रेवेन्यू। ठीक है। लेकिन अब अगर ये डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहे हैं एज एजेंट, और मेन जर्मेन के हिसाब से नहीं, यानी कि मेन एजेंसी नहीं है, वो मेन नहीं है, वो एज एजेंट काम कर रहे हैं, एज मेन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं, एज मेन डिपार्टमेंट जो है वो फंक्शन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, एज मेन डिपार्टमेंट वो सर्विस रेंडर नहीं कर रहे हैं, वो एज एजेंट कर रहे हैं, तो वो जो वहां से रिकवरी आएगी वो ट्रीट की जाएगी रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है। नाउ इसमें एक और लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि एक्सेप्शंस बताइए। तो एक्सेप्शंस ये है कि अगर रिकवरीज है फीस की फॉर परचेज, इंस्पेक्शन एटसेट्रा, जो कि सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इफेक्ट हो, उसे जो है जितनी सारी रिकवरीज है फीस की फॉर परचेज, इंस्पेक्शन एटसेट्रा, वो ट्रीट की जाएगी रिसीट्स ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। यानी कि जो भी सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इफेक्ट होगी रिकवरीज फॉर परचेज, रिकवरीज ऑफ फीस फॉर परचेज, इंस्पेक्शन एटसेट्रा, वो ट्रीट की जाएंगी एज रिसीट्स। मैं फिर से बताती हूँ, जो भी सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से इफेक्ट होने वाली रिकवरीज ऑफ फीस फॉर परचेज या फीस फॉर इंस्पेक्शन एटसेट्रा जो है, यानी रिकवरी जो होगी परचेज की फी के लिए या इंस्पेक्शन की फी के लिए, वो रिकवरी ट्रीट की जाएगी एज रिसीट ऑफ दैट डिपार्टमेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, what is the rule regarding adjustment of pensionary charges of certain commercial departments? How is the pensionary liability in case of government departments undertaken which have been declared as commercial managed? यानी कि हमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, सॉरी, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या रूल है रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ पेंशनरी चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट्स। ठीक है। उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि वैसे कमर्शियल डिपार्टमेंट्स, वैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिनको कमर्शियल डिक्लेयर किया गया हो, उनमें किस तरीके से पेंशनरी लायबिलिटी को मैनेज किया जाता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस तरीके से पेंशनरी चार्जेस जो है उनकी एडजस्टमेंट होती है कमर्शियल डिपार्टमेंट्स में, और फिर बोला गया है कि किस तरीके से वैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिनको डिक्लेयर किया गया हो कमर्शियल, वहां पे पेंशनरी लायबिलिटी को जो है मैनेज किया जाता है। ठीक है। तो हमें यहां पे बताया गया है कि जब तक ना आपके पास स्पेशल ऑर्डर्स हो, तब तक जो भी पेंशनरी लायबिलिटी है कमर्शियल डिपार्टमेंट्स की और अंडरटेकिंग्स की, जो कि ऐसे डिपार्टमेंट्स है जहां पे प्रोफार्मा कमर्शियल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, वो उस बेसिस पे, उस रेट पे फिक्स होगा जो कि गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इस जिमन में जो है नोटिफाई करेगा। ठीक है। यानी जब तक ना आपके पास कोई स्पेशल ऑर्डर होगा, तो जो भी पेंशनरी लायबिलिटीज है कमर्शियल डिपार्टमेंट्स की, अंडरटेकिंग्स की, या ऐसे डिपार्टमेंट्स की जहां पे प्रोफार्मा कमर्शियल अकाउंट्स बनते हैं, वो जो लायबिलिटी है वो एसेस की जाएगी उन रेट्स पे जो कि गवर्नमेंट इस जिमन में टाइम टू टाइम जो है वो लागू करेगी या नोटिफाई करेगी। ठीक है। सेकेंड, उन डिपार्टमेंट्स में, उन अंडरटेकिंग्स में जहां पे कोई भी रेगुलर कमर्शियल अकाउंट नहीं बनता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये कमर्शियल अकाउंट्स जो है वो कौन से होते हैं, किन में बनते हैं, किन में नहीं बनते हैं। तो वो डिपार्टमेंट्स और वो अंडरटेकिंग्स जहां पे कोई भी रेगुलर कमर्शियल अकाउंट्स नहीं होते, वहां पे पेंशनरी लायबिलिटी जो है वो एस्टिमेट ऑफ ओवरहेड चार्जेस के अकाउंट में जो है वहां पे फॉल करती है। ठीक है। जो भी कैलकुलेशन होती है पेंशनरी चार्जेस की, वो उन रेट्स पे होती है जो कि गवर्नमेंट इस जिमन में प्रेस्क्राइब करेगी। ठीक है। जो भी रेलवेज है, पोस्ट है, डिफेंस डिपार्टमेंट्स है, वो फॉर द पर्पज ऑफ पेंशनरी चार्जेस रिगार्ड किए जाते हैं सेपरेट डिपार्टमेंट्स। ठीक है। यानी कि वो गवर्नमेंट के सेपरेट डिपार्टमेंट्स माने जाते हैं एज फार एज पेंशनरी चार्जेस आर कंसर्न्ड। ठीक है।
इन केस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अंडरटेकिंग्स जिनको डिक्लेयर किया गया हो एज कमर्शियल, जिनको जो बजाते खुद जो बेसिकली कमर्शियल ना हो, जिन्हें बाद में डिक्लेयर किया गया हो कमर्शियल। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कमर्शियल डिपार्टमेंट्स एंड द डिपार्टमेंट्स डिक्लेयर्ड एज कमर्शियल? कमर्शियल डिपार्टमेंट जो कि बेसिकली जो कि जिसको हम बोलेंगे फ्रॉम द वेरी बेस कमर्शियल ही है, जिनका पूरा नेचर ही कमर्शियल है, जिनको जिनकी जो है एस्टैब्लिशमेंट ही एज कमर्शियल डिपार्टमेंट हुई है। और डिक्लेयर्ड एज कमर्शियल वो होते हैं जिनको बाद में ड्यू टू सम सम ऑफ देयर एक्टिविटीज या उनके कुछ पोर्शन जो उनके फंक्शन के उस वजह से उन्हें फिर कमर्शियल बाद में जो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दो में, यानी कि कमर्शियल डिक्लेयर किए गए होते हैं वो बाद में किए जाते हैं, उसकी एस्टैब्लिशमेंट के टाइम नहीं, वो उनकी कुछ फंक्शंस की वजह से उनको कमर्शियल का स्टेटस दिया जाता है। और डायरेक्टली कमर्शियल डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जो कि बजाती खुद एस्टैब्लिशमेंट से ही कमर्शियल डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहां बताया गया है कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऐसी अंडरटेकिंग्स जो कि डिक्लेयर की गई होगी कमर्शियल, जो भी पेंशनरी लायबिलिटी होती है उनकी जो एडजस्टमेंट होती है वो रेगुलर अकाउंट्स में होती है। और किस तरीके से होती है, चार्ज किया जाता है एवरेज ऑफ द परसेंटेज फॉर द 15th ईयर ऑफ सर्विस, और वो भी बेस्ड होता है मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन पे। और इस जिमन में जो भी रूल्स है वो हमें मिलेंगे अपेंडिक्स 2 ऑफ द फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। समझ आई बात? काफी आसान है, कोई इसमें ड्राइनेस नहीं है। विद दिस हमारा जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 का चैप्टर 4 भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारा सिलेबस भी खत्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको यही बोलूंगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि कंटेंट हमारे सारे जो भी कैडरमेट्स है, जो भी हमारे सीनियर्स जूनियर्स है जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या जो इस काम के साथ दिन भर लगे रहते हैं, उनको ऑफिस टाइम में जो है या ऑफिस वर्किंग में जो है इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन तक पहुँचे और उन्हें जो है कुछ फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।